अब यहाँ पे क्या है, लंग्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो लोब्स के बारे में, ठीक है। लंग्स में लोब्स कितने, लंग्स से स्टार्ट हुआ लास्ट क्लास में। सबसे पहले यहाँ पे तुम देखो, ये हम लोग का राइट लंग दिखाया है, ये हम लोग का लेफ्ट लंग है। इस तरह से अगर हम खड़े हुए हैं तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया राइट लंग्स, इधर हो गया लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स में अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 3 लोब्स है, एक सुपीरियर लोब्स है, एक मिडिल लोब है और सबसे नीचे वाला है इन्फीरियर लोब है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लंग्स के अंदर में कुछ फिशर होता है जो लंग्स को क्या करता है, कई सारे लोब्स में डिवाइड करता है, ठीक है। फिशर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रूव होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम पढ़ोगे सल्काई और गायरी होता क्या है, जैसे कि मान लो एक, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे एक मिनट दिखाते हैं, जैसे मान लो क्या है, ये मान लो लंग्स है, ठीक है। लंग्स है, इसमें क्या है, एक ऐसा डिप्रेशन है, एक ग्रूव है, ऐसा ग्रूव है, ठीक है। ये ग्रूव है, ये जो ग्रूव है, जो डिप्रेशन है, अगर वो डीप चला जाएगा, मान लो ये इस तरह से हल्का सा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे क्या, सल्कस बोल देंगे, ठीक है। और सल्काई जो है वो प्लूरल टर्म है। उसी तरह से मान लो अगर ये ग्रूव या डिप्रेशन बहुत डीप चला गया, अंदर की तरफ, सेंटर तक से चला गया, तो इसी चीज़ को हम बोल देते हैं फिशर। तो जो डीप सल्काई होता है उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, फिशर बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फिशर है, देख रहे हो ये वाला, ये डीप है, हॉरिजॉन्टल फिशर है। और एक हम लोग का क्या है, ऑब्लिक फिशर है। तो हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर जो है वो हम लोग का राइट लंग्स में है, जिसकी वजह से लंग्स में 3 लोब्स बनता है, सुपीरियर होता है, मिडिल होता है और इन्फीरियर लोब बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फिशर होता है वो एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इन्फीरियर लोब है और सुपीरियर लोब्स है। और यहाँ पे क्या है, एक ही फिशर है, ऑब्लिक वाला, हॉरिजॉन्टल वाला यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए जो लेफ्ट लंग है इसमें क्या है, 2 ही लोब्स है, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, इसी पोर्शंस में लेफ्ट लंग के पास में देखो, ये 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं मेडिस्टिनम। और यहीं पे क्या रहता है, हार्ट लोकेटेड है, यहीं पे क्या इस तरह से हार्ट लोकेटेड है, ठीक है, समझ में आया। तो तुमसे पूछ सकता है राइट लंग और लेफ्ट लंग में कितना लोब्स है, ध्यान रखना। राइट में क्या है हम लोग का, 2 फिशर है, एक ऑब्लिक है और एक हॉरिजॉन्टल है, 3 लोब्स है, ठीक है। और लेफ्ट में कितना है, 2 ही लोब्स है। हॉरिजॉन्टल वाला जो फिशर वो एब्सेंट है, जो ऑब्लिक वाला फिशर वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, लंग्स का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है वो क्या है हम लोग का, एल्वियोलाई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्या है कि वैसे एल्वियोलाई जो है, ये जो इसका एपिथेलियम है वो क्या है, एल्वियोलाई के अंदर में भी एपिथेलियम है। ये जो एपिथेलियम है वो क्या है हम लोग का, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। एल्वियोलाई का एपिथेलियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ब्लड कैपिलरीज का जो एपिथेलियम था वो भी कैसा था, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम था, एंडोथेलियम बोले थे उसको, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एल्वियोलर सैक है देखो लिखा हुआ, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एल्वियोलाई दैट शेयर अ कॉमन ओपनिंग। तो मुझे जैसे कि देख रहा है यहाँ पे कि ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा, अगर इसको हम ऐसे कट करके दिखाएंगे, इसका सेक्शन दिखाएंगे, तो तुम क्या दिखेगा, इस तरह से बहुत सारा सैक दिखे, पूरा एक सैक दिखेगा, थैला है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। इसी सैक के अंदर में क्या है, मतलब तुम देखोगे तो बहुत सारा एल्वियोलाई है, इसी सैक के अंदर में क्या है, बहुत सारा एल्वियोलाई है। तो जो एल्वियोलर सैक होता है उसके अंदर में 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर जो है वो एल्वियोलाई कंटेन होता है। तो बोल सकता है ये कंसिस्ट है ये 2 या 2 से एल्वियोलाई का, जो शेयर करता है कॉमन ओपनिंग को। एल्वियोलाई का जो वॉल होता है, याद रखना, ये बना होता है किसका, 2 टाइप्स ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स। अब सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि एल्वियोलाई का अगर हम वॉल को देखें तो एल्वियोलाई के वॉल में हमको क्या मिल रहा है, 2 टाइप का, 2 तरह का क्या मिला है, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स है। मतलब अगर तुम देखोगे कि मान लो इस तरह से एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलाई में क्या है, इस तरह से इसके वॉल में ऐसे लाइनिंग है एपिथेलियम का, एल्वियोलाई के वॉल में क्या है, इस तरह से एपिथेलियम का लाइनिंग है, ठीक है। अभी ये जो एपिथेलियम है, याद रखना, ये सिंगल लेयर एपिथेलियम है। सिंगल लेयर एपिथेलियम का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, इस लाइनिंग में तुम देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, बहुत सारा सेल्स मिल करके यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सिंगल लेयर बना रहा है एपिथेलियम का। लेकिन यहाँ पे जो सेल है इस एपिथेलियम के अंदर में कितने तरह का सेल्स है, हम बोलेंगे यहाँ पे, याद रखना, 2 तरह का मेन है, इसके अलावा एक और है मैक्रोफाज भी होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मेन टाइप का क्या है, यहाँ पे हम लोग का सेल है इस एपिथेलियम के अंदर में, और एक मैक्रोफाज सेल भी होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एल्वियोलाई के एपिथेलियम में यहाँ पे 2 टाइप का सेल्स है, 2 टाइप का एपिथेलियल सेल्स है। तुम बोल सकते हैं ये एपिथेलियल कहाँ पे, एल्वियोलाई के वॉल में ना, तुम बोल सकते हैं 2 टाइप ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि वो एल्वियोलाई के अंदर मिल रहा है, एल्वियोलाई के वॉल में मिल रहा है, तो बोल देंगे एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स। अब सुनो, अब यहाँ पे बात यह है कि ये जो एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स है एल्वियोलर के वॉल के एपिथेलियम में,
याद रखना इसमें पहला जो टाइप है वो हम लोग का टाइप 1 एल्वियुलर सेल है। पहला जो टाइप है वो टाइप 1 एल्वियुलर सेल है। पहला जो टाइप का हम बात करें, जो सेल्स का पहला टाइप है उस एपिथेलियम के अंदर में जो वॉल के अंदर प्रेजेंट है, वो पहला सेल्स हम लोग का टाइप 1 एल्वियुलर सेल्स। और ये जो टाइप 1 एल्वियुलर सेल्स होता है, ये याद रखना ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल अभी बताया ना कि एल्वियोलाई के वॉल में क्या सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है, वो यही है, टाइप 1 एल्वियुलर सेल्स है। ठीक है, अब याद ये रखना है कि ये जो टाइप 1 एल्वियुलर सेल्स होता है ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये सबसे अबंडेंट होता है उस एपिथेलियम के अंदर में, उस वॉल के एपिथेलियम को जो बना, एपिथेलियम जिस वॉल को बना रहा है उस एपिथेलियम के अंदर में टाइप 1 एल्वियुलर सेल्स का नंबर सबसे ज़्यादा है, 95% तक है ये। और यही क्या है, गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले कर रहा है। मतलब ये जो यही एक ऐसा मतलब साइट है जहाँ से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एल्वियोलाई के वॉल से जो गैसेस एक्सचेंज होता है, वो जो साइट है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो साइट कौन फॉर्म करता है, एपिथेलियम के अंदर में ये टाइप 1 एल्वियोलर सेल, जो कि सबसे ज़्यादा है वॉल के अंदर में, 95% तक है। ठीक है, याद रखना। तो टाइप 1 एल्वियोलर सेल जो है, याद रखना इसको ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट भी बोलते हैं, न्यूमोसाइट। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट्स बोलते हैं। कि टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स है वो कैसा है, स्पेशलाइज्ड है, किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। मतलब ये बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि वो वही फंक्शंस कर रहा है, स्पेसिफिक है उस काम को के लिए, वो उस काम को करने के लिए वो स्पेसिफिक है। तो ये एपिथेलियम के अंदर में, वॉल में जो एपिथेलियम है उसमें गैसेस एक्सचेंज के लिए जो साइट बनाया गया है, जो गैसेस एक्सचेंज करवाएगा, उसके लिए वहाँ पे जो सेल्स को स्पेशलाइज्ड किया गया है वो यहाँ पे टाइप 1 है। ठीक है, न्यूमोसाइट सेल्स है। और ये याद रखना ये मेन साइट है फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए। अब हम टाइप 2 का बात करें, टाइप 2 जो है एल्वियोलर सेल्स, याद रखना इसमें क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है। ये भी ध्यान रखना, टाइप 2 सेल्स जो वो क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है। और याद रखना यहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये देखो इसका लिखा हुआ है, इसका जो फ्री सरफेस है इसके पास में क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है। जैसे ये सेल है, इसका जो फ्री सरफेस है वहाँ पे इस तरह से तुमको माइक्रोविलाई दिखेगा, इस तरह से। तो जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, जो उसके एपिथेलियम प्रेजेंट और एपिथेलियम वॉल को बना रहा है, और इसका फ्री सरफेस कंटेन कर रहा है एल्वियोलाई। अब याद रखना इसका परसेंट कितना है भाई, टाइप 1 अगर 95% तक है तो टाइप 2 कितना होगा, 5% तक होगा। तो हम बोल सकते हैं कि टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स जो है वो कितना है हम लोग का, 5% तक है। और इसी को हम लोग बोल देते हैं कि सेप्टल सेल्स। तो सेप्टल सेल्स जो है वो हम लोग का टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स का ही नाम है। और टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स जो लिखा हुआ है, देखो ये क्या कर रहा है, ये सिक्रेट करता है एक केमिकल जिसका नाम है सरफेस एक्टिंग एजेंट सर्फेक्टेंट। ये सरफेस एक्टिंग एजेंट है, इसका नाम होता है क्या, सर्फेक्टेंट। देखो सर्फेक्टेंट जो है आगे बात करेंगे, लेसिथिन है यहाँ पे, सरफेस एक्टिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, ये इसको ना बोल देते क्या, सर्फेक्टेंट। ठीक है, अब ये लेसिथिन जो सर्फेक्टेंट है ये काम क्या कर रहा है, इस केमिकल का और एक नाम है, लेसिथिन को हम लोग बोल देते क्या, डाईपैल्मिटॉइल फॉस्फेटाइडिल कोलिन। ये भी नाम से आया हुआ एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जो लेसिथिन है या फिर जो सर्फेक्टेंट है वो क्या है। सर्फेक्टेंट जो टाइप 2 सेल एल्वियोलर से जो सिक्रेट कर रहा है वो केमिकल क्या है, डाईपैल्मिटॉइल फॉस्फेटाइडिल कोलिन है। या अगर तुमको नॉर्मल क्या दे सकता है, ऑप्शन में सर्फेक्टेंट भी दे सकता है। तो इस तरीके से तुमको ऑप्शन में दे सकता है वहाँ पे। अब इसका थोड़ा सा काम समझ लेते हैं, ये काम क्या करता है। देखो टाइप 2 एल्वियोलर सेल जो होता है, ये देखो ये सिक्रेट कर रहा है केमिकल जिसका नाम है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। लंग्स के अंदर में सिक्रेट हो रहा है, लंग्स के एल्वियोलाई के अंदर में सिक्रेट हो रहा है, तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट बोल रहे हैं। ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, देखो ये सर्फेक्टेंट क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है सरफेस टेंशन फ्लूइड प्रेजेंट ऑन द एल्वियोलाई लाइनिंग। जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की लाइनिंग पे क्या होता है, एक फ्लूइड का ऐसे लाइनिंग होता है। लंग्स के एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होता है, एक फ्लूइड का लाइनिंग होता है। ठीक है, वहाँ पे एक सरफेस टेंशन है, वहाँ पे एक सरफेस टेंशन लग रहा है, उस सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम करता है ये केमिकल। इस तरह से क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे एक तनाव लग रहा है, खिंचाव लग रहा है, यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है वो केमिकल जिसका नाम है सर्फेक्टेंट। अगर ये सरफेस टेंशन कम नहीं हुआ तो पता चलेगा एल्वियोलाई जो इस तरह से कोलैप्स कर जाएगा, लंग्स फूला नहीं रहेगा, लंग्स जो है वो पिचक जाएगा। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा सर, अगर लंग्स पिचक जाएगा तो फिर लंग्स फूला हुआ नहीं रहेगा, लंग्स का जो एक्सपेंशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगा, और लंग्स के एल्वियोलाई का जो एक शेप है, वो जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बोलता है क्या कि एल्वियोलाई के लाइनिंग पे जो फ्लूइड है उसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस कौन करता है, यही करता है कौन, हम लोग का सर्फेक्टेंट डाईपैल्मिटॉइल फॉस्फेटाइडिल कोलिन। और ये ऐसा करके क्या करता है, एल्वियोलाई के जो कोलैप्स होने का जो टेंडेंसी होता है उसको कम कर देता है, उसको रिड्यूस कर देता है, जिस कारण से एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं कर पाता है, और फाइनली लंग्स का जो एक्सपेंशन होता है वो चीज़ मेंटेन रहता है, लंग्स पूरा एक्सपेंड रहेगा, फूला हो रहेगा। नहीं तो अगर ये कोलैप्स कर जाएगा ना तो फिर से पता चलेगा फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फिर बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर कैसे आएगा।
आ रहा समझ में ना, क्लियर बात, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड करता है तभी तो क्या होता है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर लंग्स में क्या होगा, कम होगा। जब लंग्स का प्रेशर कम होगा तो उसके रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वहाँ से जो एयर है वो क्या होगा, डिफ्यूज करता हुआ अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर रीजन यानी लंग्स के एल्विलाई तक पहुँच जाएगा। और बस में तो इस चीज़ को मेंटेन करना जरूरी है, तो लंग्स का एक्सपेंशन भी बहुत जरूरी है, एंड मेंटेन द स्टेबल साइज ऑफ द एल्विलाई। और इस तरह से क्या होता है, एल्विलाई का जो एक स्टेबल वाला जो साइज है, वो जो साइज का जो स्टेबिलिटी वो मेंटेन रहता है। तो याद रखना ये ऑप्शन में 3 चीज़ दिया हो सकता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सर्फेक्टेंट वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है सरफेस टेंशन, ठीक है, और ये सरफेस टेंशन रिड्यूस हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, याद रखना कि एल्विलाई जो है वो कोलैप्स नहीं करेगा, और साथ के साथ क्या रहेगा इसमें, और क्या होगा, लंग्स का जो एक्सपेंशन वो मेंटेन रहेगा, और एल्विलाई का जो साइज है वो मेंटेन रहेगा। 3 ऑप्शन दे सकता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में तुमको ऑल ऑफ द अबव मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सर्फेक्टेंट है इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर किसका, फॉस्फोलिपिड्स का, जो कि लेसिथिन है, ठीक है। इस बार नीट में आया था ना, पूछा था ना कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फोलिपिड में भी किसका बना होता है, लेसिथिन का बना होता है। तो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या है, लेसिथिन है, और यहाँ पे क्या है, लिपोप्रोटीन्स है, मतलब वही प्रोटीन लिपिड्स, ठीक है। तो इन दोनों से मिल करके, इन दोनों के मिलने से जो एक मिक्सचर तैयार हो रहा है वो बनाता है लेसिथिन को। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एल्वियोलाई का अगर हम बात कर रहे हैं तो एल्वियोलाई के वॉल में सिर्फ टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स और टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और सेल्स भी है, जैसे कि देखो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, मैक्रोफाज सेल्स, जो कि इसको बोलते हैं डस्ट सेल। ये क्या करता है, ये एक्चुअली जो कुछ थोड़ा बहुत, देखो हम लोग के बताए थे नजल पैसेज में है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में बहुत तरह के मतलब अरेंजमेंट है उस तरीके का, जहाँ पे जो इनकमिंग एयर है उसका क्या किया जाए, कंडीशनिंग किया जाए। ये हम लोग सब कुछ लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। ये जो कंडीशनिंग करने के बाद भी थोड़ा या बहुत जो डस्ट पार्टिकल वगैरह अगर लंग्स में पहुँच भी जा रहा है तो याद रखना वो क्या करेगा, ये जो तुम्हारा मैक्रोफाज सेल्स है, ठीक है, लंग्स के एल्वियोलाई के वॉल में ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, फाइन एकदम बहुत बारीक सा जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स होगा उसको ये क्या कर जाएगा, इंगल्फ कर जाएगा, फेगोसाइड कर जाएगा, मैक्रोफाज सेल्स है। तो याद रखना जो थोड़ा बहुत जो देखो लिखा डस्ट, फाइन डस्ट पार्टिकल वगैरह, जो अदर कुछ डेब्रिस वगैरह है वो सब एल्वियोलर स्पेस में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको वहाँ पे जो मैक्रोफाज सेल्स मिल रहा है वो क्या कर जाता है, उसको मैक्रोफाज करके इंजेस्ट कर लेता है उसको। तो यहाँ पे जो डस्ट सेल्स है इसको लोग बोल देते हैं क्या, पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफाज बोल देते हैं, क्योंकि ये लंग्स के एल्वियोलाई में मिल रहा है ना, उसके वॉल में मिल रहा है, तो इसको शॉर्ट में पैम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफाज जो कि पैम है, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स है इस पर भी क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाता कौन है। देखो सबसे पहला बात, अगर तुमसे क्वेश्चन आता है कि सर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है क्या, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो कितने लेयर से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले याद रखना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो 4 लेयर से मिलकर बना होता है। वो 4 लेयर कौन कौन सा होता है, सबसे पहले याद रखना कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखो पहले इसमें क्या दिखा है कि हम लोग अभी पढ़े कि जो टाइप 1 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स है और जो टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स है प्लस मैक्रोफाज, ये सब तो सेल है, और सेल मिलकर क्या बनाता है, सेल मिलकर के क्या बनाएगा, लाइनिंग बनाएगा। लाइनिंग का मतलब क्या सर, एपिथेलियम, एल्वियोलर के वॉल में एपिथेलियम। तो हम बोल दिए टाइप 1, टाइप 2 एंड माइक्रोफाज ये सब मिलकर क्या बना दिया, सिंगल लेयर बना दिया एपिथेलियम का। अब ये एपिथेलियम क्या बनाएगा, एपिथेलियम जो है वो बना देगा एल्वियोलाई के वॉल को बनाएगा, यानी वॉल जो है वो एपिथेलियम का बना हुआ, उसमें इन तीनों सेल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि एल्वियोलर वॉल का जो एपिथेलियम है, एल्वियोलर वॉल, ध्यान सुनो, एल्वियोलर वॉल का जो एपिथेलियम है उसका अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा, उसका क्या होगा, अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा। तो एल्वियोलर वॉल का जो एपिथेलियम है उसका अपना खुद का बेसमेंट मेम्ब्रेन, और कैपिलरी का जो वॉल का जो एपिथेलियम है जिसको हम बोलते हैं क्या, एंडोथेलियम, जिसमें क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है, उसका भी अपना क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। समझ में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, एल्वियोलाई के वॉल का जो एपिथेलियम है उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो एल्वियोलाई के वॉल का जो एपिथेलियम ये वाला दिखाया है, ऑरेंज वाला, उसका अपना नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसी तरह से कैपिलरी के वॉल का जो एपिथेलियम है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम, एंडोथेलियम का भी यहाँ पे क्या है, इस तरह से अपना ये खुद का एंडोथेलियम लाइनिंग है और इसका अपना ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब तुम बोलो सर ये बेसमेंट में नीचे होगा, ये ऊपर क्यों हो गया, देखो अभी उसका भी रीजन बता रहा है। तो ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है, यहाँ पे देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी हम बोल सकते हैं एल्वियोलाई के वॉल का एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी के वॉल का एपिथेलियम का एंडोथेलियम का अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखो ये आपस में फ्यूज है, इस तरह से ये सब फ्यूज है। तो फाइनली क्या बन गया, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। ऑप्शन में अगर 4 लेयर दिया हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तुमको 4 लेयर भी टिक मार सकते हो।
लेकिन ऐसे क्या होता है, ये दोनों एपिथेलियम का जो अपना खुद का ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो फ्यूज रहता है, ठीक है ना। अब सुनो, अब होता क्या है, तो टोटल देखो लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स 4 है, बट वो मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाने की वजह से 3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो ये डायग्राम जो इससे तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिखाया है, कैपिलरी मतलब क्या हो गया, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी का ये क्या है, हम लोग का ल्यूमेन है, अंदर वाला ल्यूमेन मतलब अंदर का जो कैविटी है, ब्लड कैपिलरी का ल्यूमेन है। ल्यूमेन के अंदर में क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स होगा, व्हाइट ब्लड सभी सेल होगा, जो भी ब्लड सेल्स है वो सब कुछ है यहाँ पे, हम रेड ब्लड सेल दिखाए यहाँ पे, रेड ब्लड सेल, ये कैपिलरी का ल्यूमेन है, ठीक है। अब ल्यूमेन का जब ये कैपिलरी का जब ल्यूमेन होगा तो अब सीधा सा बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये उसका वॉल होगा यहाँ पे, वो ये इस तरह से अगर ये ल्यूमेन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह वॉल ही ना होगा, तो उसके नीचे में क्या है, इस तरह वॉल है, ठीक है। मतलब ये वॉल में क्या होगा, कैपिलरी के वॉल का क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स होगा। वॉल को तो एंडोथेलियल सेल्स ही बना रहा है ना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो लिखा हुआ कैपिलरी एंडोथेलियम, ये जो हल्का सा लाइट ऑरेंज कलर का दिखाया है ये एंडोथेलियम को दिखाया है, ये उसका न्यूक्लियस है एंडोथेलियल सेल्स का, जो एपिथेलियम के अंदर है, जो लाइनिंग को बनाता है। और देखो इसका ये अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। कैपिलरी का इधर ल्यूमेन है, इसमें ब्लड सेल्स है, और यहाँ पे वॉल होगा कि अंदर की तरफ ल्यूमेन है तो इधर की तरफ वॉल होगा, वॉल का अपना यहाँ नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद अब तुम किसका बात कर रहे हो, अब लंग्स के एल्वियोलाई के वॉल का जो एपिथेलियम है, ठीक है, वो यहाँ पे है, देखो ये वाला, ये एल्वियोलर एपिथेलियम, ये वाला, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, देखो ये लंग्स का क्या होगा, ये उसका अंदर का क्या होगा, कैविटी, जिसके अंदर में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है केमिकल, जिसका नाम क्या है, देखो सर्फेक्टेंट, समझ में आ रहा है। ये एल्वियोलर एयर स्पेस है, इसको क्या दिखाया है, एल्वियोलर एयर स्पेस, ये एल्वियोलर एयर स्पेस है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसका वॉल है, ये वॉल है, और वॉल का यहाँ पे क्या होगा, वॉल के नीचे में होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि अगर ये क्या है, एल्वियोलर एपिथेलियम का यहाँ पे क्या है, लाइनिंग है, तो उसके नीचे यहाँ पे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे और इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे, ये दोनों इस तरह से फ्यूज है, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमेन होगा तो यहीं पे ना उसका यहाँ वॉल होगा, तो वॉल का यहाँ पे क्या होगा, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, समझ में आ रहा है। और ये इस तरह से क्या होगा, आपस में फ्यूज होगा, क्लियर बात समझ में। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है इसमें क्या हम लोग का 4 लेयर्स है, जिसमें 2 सेलुलर लेयर्स है, एपिथेलियम लाइनिंग है दोनों का अपना अपना, और 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो एंडोथेलियम देखो लिखा हुआ है, और वो कैपिलरी वॉल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द किसका, एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलर वॉल, दोनों का जो एपिथेलियम का अपना अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या है, आपस में फ्यूज्ड है, वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस मेम्ब्रेन जो है वेरी थिन होता है, याद रखना, एंड इट अलाउ द क्विक डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। चूँकि ये क्या होता है, ये काफ़ी थिन होता है, जब भी किसी चीज़ को मतलब एक्सचेंज होना होता है, जहाँ से किसी चीज़ को, जैसे ऑक्सीजन को निकलना है उस मेम्ब्रेन से, तो वो थिन होना चाहिए, तभी वो परमिएबल कर पाएगा ऑक्सीजन को। अगर वो थिक रहेगा तो फिर आसानी से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और बात में तो मेम्ब्रेन का जो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होगा वो थिन मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, ठीक है ना, ताकि वो क्विक क्या कर सके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कर सके, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, सब मिलकर के बना दिया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। याद रखना कि जब सर्फेक्टेंट का बात करते थे केमिकल, जिसको डाइपैल्मिटाइल फॉस्फेटाइडिल कोलिन का बात कर रहे थे, अभी हम क्या बोले थे कि जब एक बच्चा मदर के यूटेरस में डेवलप हो रहा होता है तो उस टाइम पे याद रखना बच्चे में सबसे लास्ट में, बच्चे के अंदर सबसे लास्ट में याद रखना वो केमिकल बनता है जिसका नाम है सर्फेक्टेंट। मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, तुम लोग अक्सर देखोगे कि जो सर्फेक्टेंट है वो लगभग प्रेगनेंसी के 6.5 से 7 महीने के बीच में बनता है, ठीक है। 6.5 से 7 महीने पे क्या बन रहा है, वो केमिकल बनता है सर्फेक्टेंट। जब वो केमिकल इतना लेट बनेगा, सीधा सा बात है, लंग्स के एल्वियोलाई में इतना लेट से उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्री मैच्योर डिलीवरी है, यानी जो बच्चा पहले डिलीवर हो रहा है, समझ में आ रहा है, हमको पता है 9 मंथ का प्रेगनेंसी है, फुल टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ का, अगर उससे पहले डिलीवरी होता है उसको क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं। तो ऐसा बच्चा जो प्री मैच्योर उसका डिलीवरी हो रहा है, तो ऐसे बच्चे में याद रखना सर्फेक्टेंट प्रॉपर तरीके से, पूरा तरीके से बना हुआ नहीं होता है, थोड़ा बहुत सर्फेक्टेंट मिलेगा उस पर। और ऐसा बच्चा का लंग्स फूला हुआ भी नहीं होगा। अब सीधे से बात है, सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, लंग्स के एल्वियोलाई का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, उसका सरफेस टेंशन कम नहीं होगा, और फिर जो लंग्स के एल्वियोलाई वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। समझ में आ रहा है, जब लंग्स ही कोलैप्स कर जाएगा, उसका एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएगा, तो लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, और एल्वियोलाई जब पिचक जाएगा तो फिर उसमें एयर नहीं आ पाएगा, तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होता है, सांस सही तरीके से ले नहीं पाता है। और बस में तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं क्या, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोल देते हैं, IRDS। सर्फेक्टेंट जो है ये वो केमिकल्स है, याद रखना, जो प्रिवेंट कर रहा है एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से। कोलैप्स मतलब जाहिर सी बात है कि भाई अगर एल्वियोलाई का कोलैप्स होने वाला टेंडेंसी बढ़ जाएगा अगर वो केमिकल नहीं हुआ
ठीक है ना। तो वो जो केमिकल सर्फेक्टेंट नहीं बन रहा है उसका अगर मान लो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है किसी कारण से, मान लो बन नहीं रहा है, या फिर मान लो कि किसी के कारण से, मान लो किसी बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम है कि वो केमिकल बन ही नहीं रहा है किसी भी कारण से, तो उसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप हो जाता है, क्लिनिकल कंडीशन आता है, इसको बोल देते हैं एटेलैक्टेसिस। एटेलैक्टेसिस का मतलब होता है, याद रखना, कोई सर्फेक्टेंट केमिकल यहाँ पे बन नहीं रहा है, अगर बन भी रहा है तो इतना कम बन रहा है कि वो लंग्स के जो मतलब जो सरफेस टेंशन है एल्विलाई का उसको कम नहीं कर पा रहा है, लंग्स कहीं ना कहीं उसका जो एल्विलाई वो कोलैप्स कर रहा है। हर बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एल्विलाई कोलैप्स हो जाएगा तो ये क्लिनिकल कंडीशन है, मेडिकल इंटरवेंशन है, इसमें तुमको डॉक्टर को जाकर दिखाना पड़ेगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन को बोल देते हैं एटेलैक्टेसिस। अब जो है यहाँ पे हम लोग का मैकेनिज्म्स है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म्स क्या है, देखो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म्स है इसमें हम लोग का दो चीज़ है। पहले है हम लोग का इंस्पिरेशंस, दूसरा है हम लोग का एक्सपिरेशंस। दो चीज़ें, पहले इंस्पिरेशंस में क्या हो रहा है और एक्सपिरेशंस में क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले जब हम सांस ले रहे हैं, एयर अंदर आ रहा है, सांस ले रहे हैं, एयर अंदर आ रहा है, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे इनहेलेशन, ठीक है, उसको बोल देंगे इनहेलेशन बोल देंगे। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से वापस बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो एक्सहेलेशंस हो गया या एक्सपिरेशंस हो गया। तो दोनों को मिला करके, एक्सपिरेशंस और इंस्पिरेशंस दोनों को मिला करके हम लोग बोल देते हैं क्या है, ब्रीदिंग बोल देते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब ही हो जाता है कि इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन और एक्सपिरेशन मतलब एक्सहेलेशंस, दोनों को मिला करके बोल रहे हैं। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशंस हो रहा है इसमें कुछ मसल्स इन्वॉल्व है, कुछ मसल्स इन्वॉल्व है रेस्पिरेशंस में, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स बोलते हैं। एक्चुअली में याद रखना, जो अगर हम बात करें यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो तीन है। एक हम लोग का इंटरकॉस्टल मसल है। इंटरकॉस्टल मसल जो है इसमें दो है, एक हम लोग का एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है और दूसरा क्या हम लोग का इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये दो टाइप का हो गया। तो कॉस्टल मसल दो टाइप का हो गया, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। और दूसरा क्या है हम लोग का डायफ्राग्मेटिक मसल्स। डायफ्राग्मेटिक मसल्स जिसको हम बोल देते हैं क्या, फ्रेनिक मसल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म्स में याद रखना कुछ मसल्स इन्वॉल्व है जिसको बोल देते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी मसल्स। इसमें हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं इंटरकॉस्टल मसल्स का, जिसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, और एक है हम लोग का डायफ्राग्म मसल्स जो कि कैसा है, जिसको हम बोल देते हैं फ्रेनिक मसल्स। अब सुनो, अब यहाँ पे बात ये आता है कि ये जो मसल है ये क्या करता है, कैसे मतलब ये काम करता है, कैसे ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले एक चीज याद रखना, लंग्स जो है हम लोग का वो है पिरामिडल इन शेप, ये भी याद रखना। लंग्स जो है हम लोग का पिरामिडल इन शेप है, और ये जो लंग्स पिरामिडल इन शेप इस तरह से तुमको दिख रहा है, इसमें तुम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस का मतलब होता है कि ये अगर तुम लंग्स को देखोगे तो लंग्स जो लोकेटेड है हम लोग का थोरैसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में, ठीक है ना। और थोरैसिक कैविटी के चारों तरफ इस तरह से क्या होता है, एक केज बनता है। इस यहाँ पे बीच में इस तरह से स्टर्नम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट बोन। ये स्टर्नम के दोनों तरफ क्या होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है। ये रिब्स जो है फ्रंट में एंटीरियर साइड में क्या होता है, ये स्टर्नम के साथ फ्यूज कर रहा है, और पीछे की तरफ जा रहा है वो वर्टिबल कॉलम से जाके फ्यूज कर रहा है। अब एक चीज याद रखना है, ये इस तरह से अगर तुम देखोगे तो ये स्टर्नम है, और स्टर्नम के दोनों तरफ इस तरह से क्या है, रिब्स प्रेजेंट है, और ये से पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये 12 पेयर्स है, और ये जब पीछे की तरफ जाएगा तो इस तरह से कुछ केज बन जाएगा, इसे केज लाइक, ठीक है ना। तो इसको बोल देते हैं हम लोग थोरैसिक केज, पिंजरा के जैसा स्ट्रक्चर। ये जो थोरैसिक केज है, इसी केज में क्या होता है, हमारा लंग्स लोकेटेड है। तो थोरैसिक केज में थोरैसिक कैविटी है, तो उसी थोरैसिक कैविटी में लंग्स लोकेटेड है। अब एक चीज याद रखना, तो ये जो रिब्स है ना, रिब्स के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कोस्टा। रिब्स के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, कोस्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रिब्स ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से रिब है, तो लंग्स का ये वाला जो सरफेस होता है ये कोस्टा की तरफ है, ये कोस्टा को फेस कर रहा है, इसलिए ये वाला जो सरफेस हो गया लंग्स का वो क्या हो गया, कोस्टल सरफेस हो गया। उसी तरह से देखो यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये वाला जो है ये हम बताए थे, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ये जो कार्डियक नॉच है यहीं पे रहता है हम लोग का हार्ट, और ये वाला जो दो लंग्स के बीच में ये जो स्पेस है हम लोग का मेडिस्टिनम बोले थे। तो कार्डियक नॉच में यहाँ पे हार्ट है और यहाँ पे ये मेडिस्टिनम वाला एरिया है। तो लंग्स का ये वाला जो एरिया है मेडिस्टिनल सरफेस, ठीक है ना, मेडिस्टिनम वाला जो एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया होगा वो मेडिस्टिनम को फेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तुम उसको ऐसे दिखाएंगे घुमा करके, इसको अगर ऐसे दिखाएंगे तो देखो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला जो सरफेस होगा देखो लिखा है मेडिस्टिनल सरफेस, चूंकि इसको ये जो ये चीज़ ऐसे है, समझ में आ रही है, ऐसे इसको हम ऐसे कर दिया,
ये चीज़ ऐसे हुआ तो ये वाला जो सरफेस होगा वो मेडिस्टेनम को फेस कर रहा है, तो याद रखना। तो ये वाला जो सरफेस हो गया मेडिस्टेनल सरफेस हो गया, ये कोस्टा को फेस कर रहा है, ये कोस्टल सरफेस हो गया, ठीक है। इसके बाद नीचे में ये वाला जो सरफेस है, ये नीचे की तरफ क्या होता है, इससे डायफ्राग्म होता है डोम शेप का। ये जो डायफ्राग्म है डोम शेप का, उसको ये वाला जो एरिया है लंग्स का, ये वाला सरफेस, ये डायफ्राम को फेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया हम लोग का डायफ्राग्मेटिक सरफेस हो गया। तो टोटल 3 सरफेस है इस पिरामिडल लंग्स का, याद रखना है, कोस्टल सरफेस, डायफ्राग्मेटिक सरफेस और मेडिस्टिनल सरफेस, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या है हम लोग का कि जो हम लोग का मेडिस्टिनल सरफेस है, यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर एरियाज होता है। मेडिस्टिनल सरफेस में क्या होता है, कुछ ट्रायंगुलर एरिया होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हाइलम्स, हाइलम। ये जो हाइलम होता है, याद रखना, ये हाइलम वो रीजन्स है जहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो लंग्स में एंटर कर रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर जो लंग्स से बाहर आ रहे हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर्स एंटर कर जाते हैं, जैसे आर्टरी वगैरह एंटर कर रहा है, नर्व्स वगैरह एंटर कर रहा है, वेन्स वगैरह बाहर आ रहा है लंग्स से, ये सब कुछ ध्यान रखना। तो वही वो चीज़ लिखा हुआ है, मेडिस्टिनल सरफेस जो है लंग्स का, वहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया है जिसको लोग बोल देते हैं तो हाइलम बोल देते हैं, ठीक है ना, जहाँ से क्या हो रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे कि आर्टरी वगैरह हुआ, वेन्स वगैरह हुआ, लिम्फेटिक नर्व्स वगैरह हुआ, ये सब कुछ जो है वो एंटर कर रहा है और लंग्स से एग्जिट कर रहा है। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म्स है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म्स, इसमें कैसे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिखाया है, ये वाला जो है हम लोग का स्टर्नम है, जिसको हम लोग चेस्ट या ब्रेस्ट बोन बोल सकते हैं। एक्चुअली जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ब्रीदिंग करते वक्त सबसे पहले क्या होता है कि थोरैसिक के केज को क्या किया जाता है, हल्का सा इनलार्ज किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, जब थोरैसिक केज का इनलार्ज होता है तो देखो फायदा क्या होता है, सबसे पहले हमको पता है क्या करना है, हमको इतना आइडिया है सर कि जो भी गैसेज है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आता है, ठीक है। हमको अगर क्या करना है, हमको अगर लंग्स में कि क्या लाना है, एयर को लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लंग्स में लो प्रेशर रीजन क्रिएट करना पड़ेगा। और लंग्स में लो प्रेशर रीजन तभी क्रिएट होगा जब हम क्या करेंगे, जब हम लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का प्रेशर घटेगा। और बात समझ में, तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कैसे बढ़ाएंगे, सबसे पहला बात याद रखना कि यहाँ पे जो तुमको एक मसल दिखाया है इस तरह से, अब तुम देखोगे यहाँ पे, तो एक मिनट डायग्राम दिखाते हैं, एक मिनट डायग्राम दिखा रहे हैं, हाँ देखो ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये जो रिब्स है देख रहे हो, ये दो रिब्स है, ये दो रिब्स के बीच में देखो यहाँ पे एक ऐसे रिब्स है और यहाँ पे भी एक रिब्स है, और रिब्स के बाहर की तरफ इस तरह से बाहर में, हम अंदर का बात नहीं कर रहे, ऐसे बाहर का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिब्स के बाहर की तरफ कुछ मसल्स है, रिब्स के बाहर में जो मसल है उसको बोल रहे हैं हम क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ऐसे मसल्स जो रिब्स के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, रिब्स को हम लोग कोस्टा बोलते हैं, तो ऐसे मसल्स जो कोस्टा के एक्सटर्नली है, जो कोस्टा के एक्सटर्नली है, मतलब ऐसे मसल्स को बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक चीज में दिखा देते हैं इस चीज को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इज टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ कोस्टा। कोस्टा के बाहर की तरफ जो मसल है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बाहर की तरफ होगा तो इसका फायदा क्या मिलेगा सर, इसका फायदा ये मिलेगा, ये थोरैसिक केज के साइज को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है सर, सीधा सा बात है, अगर ये बाहर की तरफ है तो ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स जो होगा ना, ये ऐसे बाहर की तरफ आएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स क्या आएगा, ऐसी तरह से बाहर की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ आएगा, जैसे कि अभी डायग्राम में भी दिखाया है, ठीक है। देखो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जो रिब केज है वो बाहर की तरफ आ रहा है और आउटवर्ड जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है और अपवर्ड जा रहा है, बाहर आ रहा है और यानी आउटवर्ड एंड अपवर्ड जा रहा है, ये याद रखना। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि थोरैसिक केज का अगर साइज बढ़ जाएगा, थोरैसिक केज का साइज बढ़ेगा तो अंदर कैविटी का भी साइज बढ़ेगा, समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये इस तरह से एक्सपेंड कर, ये इस तरह से क्या होगा, केज बढ़ा तो कैविटी का साइज बढ़ गया, थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा तो लंग्स को अब एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगा, लंग्स एक्सपेंड करेगा, क्योंकि सीधा सी बात है ना, लंग्स तो एक इलास्टिक ऑर्गन है, ठीक है, लंग्स जो है वो एक इलास्टिक ऑर्गन है। अगर थोरैसिक कैविटी का अगर साइज बढ़ा, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिब्स को बाहर की तरफ ला रहा है, ऊपर की तरफ ला रहा है, केज बाहर जा रहा है, तो कैविटी का साइज बढ़ेगा, लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए जगह ज्यादा बचेगा, तो लंग्स क्या करेगा, इस तरह से फूलेगा, लंग्स फूलेगा तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब लंग्स में प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो क्या होगा, डिफ्यूज करके, कि वो उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गया ना, वो वहां से डिफ्यूज करता वो फाइनली कहां पे आ जाएगा, लंग्स के अंदर आ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंस्पिरेशन हो जाएगा, ब्रीदिंग का एक पार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
जो मसल क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। और एक चीज़ बताएं, ये चीज़ देखें, यहाँ पे ये भी काम कर रहा है डायफ्राग्म में। डायफ्राग्म में पहले कैसा रहता है, डोम शेप का रहता है। ये जो डोम शेप का डायफ्राग्म में है, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और थोरैसिक कैविटी का साइज बढ़ा रहा है, तो याद रखना ये जो डोम शेप डायफ्राग्म में है, फ्रेनिक मसल्स है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ये ऐसे है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे फ्लैट हो जाएगा, इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। देखो फ्लैट होगा तो देखो जगह ज़्यादा हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, ये इतना एक्स्ट्रा हो गया, समझ में आ रहा है। तो डोम शेप से वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट कर जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएगा। तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है इंस्पिरेशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राग्म मसल्स इन्वॉल्व है। दोनों मिलकर के थोरैसिक केज का साइज को बढ़ा रहा है, लंग्स का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, एयर जो है वो बाहर से एटमॉस्फेयर से लंग्स में डिफ्यूज कर रहा है, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा सर, अब होगा एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सप्रेशन का बात करेंगे तो याद रखना, नॉर्मल एक्सप्रेशन याद रखना ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है। अब एक चीज याद रखना, ये जो अभी पढ़ा है तुम लोग को, ये जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या ये एक्टिव प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस है? तो हम बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लग रहा है। आरबास में यहाँ पे क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। तो जहाँ पे मसल्स काम कर रहा है वहाँ पे एनर्जी खर्च हो रहा है, और जहाँ पे एनर्जी खर्च होगा वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है। तो अगर हम बात करेंगे इन इंस्पिरेशंस का, तो इंस्पिरेशन जो है याद रखना ये एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी लग रहा है, एनर्जी खर्च हो रहा है। उसी तरह से अगर बात करेंगे नॉर्मल एक्सप्रेशंस का, तो नॉर्मल एक्सप्रेशन याद रखना एक पैसिव प्रोसेस है। क्यों सर? क्योंकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान, यानी जो मसल इंस्पिरेशन के दौरान क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वही मसल्स क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप रिलैक्स कर रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए नॉर्मल एक्सपिरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, तो एक्सप्रेशन में वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जो डायफ्राग्म था वो क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब उसको इंस्पिरेशन करना था तो फिर वो कैसा हो गया था, वो इन्फ्लेट कर गया था, सीधा हो गया था। फिर वापस से वो क्या हो जाएगा, जब वो एक्सप्रेशन में क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो वापस से वो डोम शेप में आ जाएगा। आरबास में तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हम लोग का इंस्पिरेशन वाला काम हो रहा है और एक्सप्रेशन वाला काम हो रहा है। ठीक है, अब बात आ गई सर, एक्सटर्नल का फंक्शन देख लिए, डायफ्राम का काम देख लिए, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का क्या काम है। ठीक है, देखो अब वो भी देख लेते हैं, समझ में आ रहा है। जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये मसल देखो लिखा हुआ है, ये कहाँ पे है, ये कोष्ठा के अंदर की तरफ है। इस तरह से ये कोष्ठा है और दो कोष्ठा, दो रिब्स है, ये अंदर की तरफ है। तो जो मसल अंदर की तरफ होगा, जब वो करेगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे एक्सप्रेशन होगा। मतलब क्या होगा, लंग्स का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर के ज्यादा होने से प्रेशर अंदर ज्यादा बाहर कम, मतलब क्या हो गया, अब तुम सोचो, अब तुम बोले सर एक्सप्रेशन में आप नॉर्मल बताया, इस एक्सप्रेशन नॉर्मल एक्सप्रेशन में पैसिव प्रोसेस है, लेकिन नॉर्मल एक्सप्रेशन का बात नहीं कर रहे, फोर्सफुल एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं। जब हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं, जैसे योगा वगैरह में जब हम क्या करते हैं, एयर को फोर्सफुली बाहर निकाल रहे हैं, तो उस समय पे जो हमारे फोर्सफुल एक्सप्रेशंस में रोल प्ले कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो है हमारे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एग्जाम में आया है, याद रखना ये भी क्या है, हम लोग का एक एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम कर रहा है। लंग्स का क्या हो रहा है, लंग्स का यहाँ इस तरह से देखोगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि केज को ये अंदर की तरफ लाएगा। जब ये केज को अंदर की तरफ लाएगा, थोरैसिक कैविटी का साइज कम होगा, लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए जगह कम मिलेगा। जब लंग्स को एक्सपेंड के लिए जगह कम मिलेगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर में उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ फिर से CO2 जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। तो इस तरह से तुमको इंपॉर्टेंट याद रखना। और ये दोनों मसल्स जो है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर में राइट एंगल टू द ट्रायंगल मतलब अरेंज है, 90 डिग्री पे अरेंज है। ये चीज याद रखना, ठीक है, 90 डिग्री पे अरेंज है। इस तरह से देखो ये डायग्राम में साफ साफ दिखा दिया है, ये इंटरनल वाला है, ये एक्सटर्नल वाला है। यहाँ पे बोल रहा है कि विन द, देखो लिखा हुआ यहाँ पे इस EICM एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और यहाँ पे क्या है हम लोग का डायफ्राग्म मसल, और यहाँ पे हम लोग का डायफ्राग्म मसल्स। देखो जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या, और यहाँ पे इंस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो एनर्जी लग रहा है, एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सहेलेशन हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रहा है, नो रिक्वायर्ड एनर्जी, इसीलिए कैसा है, एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद याद रखना इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का यहाँ पे क्या रोल बताते हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है ये हेल्प इन द फोर्सफुल एक्सप्रेशंस व्हेन एक्सेल एयर फोर्सफुली। जब हम एयर को फोर्सफुली बाहर की तरफ एक्सेल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे हम लोग कौन काम कर रहा है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम कर रहा है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, क्लियर है।
तो योगा वगैरह में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे फोर्सफुल एक्सपेल कर रहे हैं एयर को बाहर की तरफ, यहाँ पे एनर्जी लग रहा है। नॉर्मल एक्सप्रेशन देखो इस पे आया हुआ क्वेश्चन, नॉर्मल एक्सप्रेशन एक पैसिव प्रोसेस है, फोर्सफुल एक्सप्रेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि ये जो डिफ्यूजन वाला बात है कि किस तरह से डिफ्यूजन हो रहा है, वो चीज़ समझो थोड़ा सा। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, जो ऑक्सीजन है जब वो क्या कर रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, कहाँ से, एल्वियोलाई से, और कहाँ पे आ रहा है, और वो आ रहा है कहाँ पे, ब्लड में। सांस ले रहे हैं, एयर जो है वो लंग्स में आया, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ करता है वो ब्लड में आया। ब्लड में आने के बाद क्या हुआ सर, मान लो जितना भी ऑक्सीजन आया उसका 2 से 3% ऑक्सीजन, उसका 2 से 3% ऑक्सीजन सिंपली प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में क्या हो जाता है, डिसॉल्व होकर के फिजिकल सॉल्यूशंस के फॉर्म में या डिसॉल्व स्टेट के फॉर्म में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी टिश्यू तक। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो 2 से 3% ऑक्सीजन जो डिसॉल्व हो रहा है ब्लड प्लाज्मा में, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बात करते हैं तो वो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो इसी ऑक्सीजन के कारण होता है, जो 2 से 3% ऑक्सीजन जो प्लाज्मा में डिसॉल्व है, ठीक है ना। यही क्या बनाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन का जो एक ग्रेडियंट जो डिफरेंस बनाता है वो इसी के कारण बनता है। तो कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है, ये जो 2 से 3% ऑक्सीजन जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है ये बहुत जरूरी होता है। तो ये जो 2 से 3% ऑक्सीजन है ये सिंपली डिसॉल्व स्टेट के फॉर्म में, फिजिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में बॉडी टिश्यू तक लंग्स से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, यानी वो जो ब्लड लेकर के जा रहा है। बाकी का जो रिमेनिंग 97 से 98% तक हो सकता है, अगर यहाँ पे 2% है तो यहाँ पे 98 कर लो, अगर यहाँ पे 2 से 3% तो यहाँ पे 97 हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है ना। तो मोस्टली याद रखना 97 से 98% तक ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है क्या, कंबाइंड फॉर्म में, यानी मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है और फाइनली क्या बन रहा है, HbO2 बन रहा है। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ये होता है कंबाइंड फॉर्म, तो कंबाइंड फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है और HbO2 फॉर्म हो रहा है, इस फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है। 97 से 98% तक ट्रांसपोर्टेशन कंबाइंड फॉर्म में होता है। 2 से 3% तक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो फिजिकल सॉल्यूशंस के फॉर्म में डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है, ये याद रखना। अब क्या बोल रहा है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमें बताया कि पार्शियल प्रेशर हो रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखना है कि इंपॉर्टेंट बात है कि जो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें कैरी हो रहा है कितना, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये सब याद रखना, डेटा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लाइनिंग से क्वेश्चन आ सकता है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है। तो फिर इसमें से कितना ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक डिलीवर हो रहा है, इसमें से कितना ऑक्सीजन हम लोग जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डीप टिश्यू तक हम लोग दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। हम बोल सकते हैं 5 ml। 5 ml मतलब 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है उसका 5 ml जो है वो बॉडी टिश्यू को जा रहा है। रिमेनिंग 15 ml ऑफ जो ऑक्सीजन है वो वापस से कहाँ चला जाता है, वेन में चला जाता है। तो तुम देख रहे हो, हम बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि आर्टरी में क्या है, जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है, और वेन में जो ब्लड है वो क्या है, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, बात सही है, ये बिल्कुल सही है। आर्टरी में भी ब्लड है, आर्टरी में भी ऑक्सीजन ब्लड है, और यहाँ पे वेन में भी ब्लड है, लेकिन वेन में भी ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं कि वेन का जो ब्लड है याद रखना उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं है, इम्प्योर है ना, डीऑक्सीजनेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ऐसा नहीं है। अगर हम वेन का बात करें तो वेन के ब्लड में भी ऑक्सीजन है वो, लेकिन थोड़ा सा आर्टरी के ब्लड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे थोड़ा कम है। आर्टरी के ब्लड में अगर मान लो क्या है, वहाँ पे अगर 5 ml, अगर वहाँ पे 20 ml ऑक्सीजन है तो वहाँ आर्टरी के ब्लड में है, तो वेन में कितना आ गया, 15 ml आ गया, और 5 ml जो है वो डिलीवर कर दिया गया बॉडी टिश्यू को। तो 5 ml ही क्या है, आर्टरी के ब्लड से वेन के ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, और बस में थोड़ा ही बहुत का फर्क रहता है और कुछ नहीं रहता है। हालांकि याद रखना दोनों ही में ऑक्सीजन है, एक में ज़्यादा एक में कम है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना है हम लोग को कि जो 2 से 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा में, याद रखना अगर इसको कैलकुलेट करें, ये जो 2 से 3% प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट में तो कितना आएगा, याद रखना 0.3 ml आएगा। ये फ्री फॉर्म में है, ठीक है ना, ये तो तुम्हारा परसेंटेज फॉर्म है ना, प्लाज्मा में 2 से 3% ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन अगर तुम इसको ml में दिखाओगे तो क्या बोलोगे, 0.3 ml जो है वो फ्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
लेकिन ये चीज़ कैसे है? अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ 0.3 ml फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में कितना है 19.43 ml जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड होकर के यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये चीज़ कैसे निकाला है, याद रखना ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन पूछा मान लो कि 1 ग्राम ऑफ, पूछो क्या 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है। मान लो दे दिया तुमको कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन है, इतना ml है, तो फिर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना जो हीमोग्लोबिन है वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो हम पता करना पड़ेगा कि 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, तो 100 ml ऑफ ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन होगा वो उतना ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो हमको तो पता ना 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना है 1.34 ml है, तो 100 ml ऑफ ब्लड में कितना है 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन है, मतलब 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा एक के हिसाब से निकाल लो। हमको पता है 1 ग्राम में कितना है, इतना ऑक्सीजन कैरी हो रहा है, तो 14.5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना करेगा 1.34 इंटू 14.5 करो कितना आ जाएगा 19.43, ये क्या आएगा ml, इतना क्या हो रहा है ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इतना कैरी कर रहा है, तो सीधे से बात 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करेगा 19.43 ml जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कंबाइंड करके, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म। समझ में आया? अब बचा हुआ क्या सर 0.3 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये जो बचा हुआ 0.3 ml ऑक्सीजन इसको ये जो सिंपली प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको आप इसमें ऐड कर दो। इसको जब तुम इसमें ऐड करोगे तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा लगभग 19.43 ml, इसको हम लोग अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं 20 ml तक ले सकते हैं इसको अगर तुम है, क्योंकि ये भी तो ये तो कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन फ्री फॉर्म में भी तो है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आ गया कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड जो है वो कितना कैरी कर रहा है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये भी डेटा पूछ लेता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना होता है, ये वैल्यू याद रखना। इस पर तुमको क्वेश्चन दे सकता है कि इतना ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करेगा। मान लो ये डेटा अगर तुमको पता है तो मान लो 200 ब्लड में बोलेगा, 200 ब्लड में कितना होगा, 300 ब्लड में कितना होगा, उस हिसाब से तुमको निकालना पड़ेगा। एक का अगर पता है हमको बाकी सब रिलेशन निकल जाएगा। कि जो हीम पोर्शंस है, हीम पोर्शंस मतलब हीमोग्लोबिन जो है हमको पता हुआ है, क्या पता है कि भाई हीमोग्लोबिन को हम लोग ऐसे लिखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हो गया, इसमें हीम पार्ट है, इसमें हीम पार्ट है। हीम का मतलब क्या हो गया आयरन कंटेनिंग पार्ट, आयरन कंटेनिंग पार्ट है। और यहाँ पे जो ग्लोबिन पार्ट है यानी याद रखना ये है प्रोटीन पार्ट, ये कैसा हो गया हम लोग का प्रोटीन पार्ट हो गया। अब याद रखना हीमोग्लोबिन का बात कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन का अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है, हीम पार्ट है, इसमें 4 एटम्स है। आयरन का कितने एटम्स है इसमें, हीमोग्लोबिन का अगर बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट में यानी आयरन कंटेनिंग पार्ट में 4 एटम्स है। तो देखो लिख दिया साफ साफ, आयरन का यहाँ पे क्या है 4 एटम्स है, ठीक है ना। और जो हम लोग बोलते हैं ना कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन आकर बाइंड करता है, याद रखना वो हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के साथ ही बाइंड करता है। जो ऑक्सीजन जो बाइंड होता है वो हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के साथ बाइंड होता है। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन में अगर बात करेंगे तो 4 एटम्स ऑफ आयरन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है, व्हेन ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड देन रिएक्शंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन। और ये भी याद रखना ऑक्सीडेशन नहीं है, बहुत बच्चे लोग ऑक्सीडेशन लिख देता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है मतलब सर अरे भाई वही तो हीमोग्लोबिन के आयरन पार्ट के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है समझ में आ रहा है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे क्या ऑक्सीजनेशन बोल देंगे। देखो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन लिखा हुआ है, नॉट ऑक्सीडेशन। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कुछ याद रखने वाला ध्यान रखना है। देखो जैसे कि ये जो हम लोग का HBO2 सर फॉर्म होता है, ये जो HBO2 फॉर्म होता है, याद रखना ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड है मतलब इससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, इससे भी ज़्यादा स्टेबल हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड करने का जो एफिनिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने का वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। अब ज़्यादा तो है ठीक है, अगर इतना ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सा बात है भाई जिसका एफिनिटी जितना ज़्यादा है उसको डिसोसिएट करना क्या उतना डिफिकल्ट है। लेकिन हमको क्या करना है भाई, हमको ये करना है कि भाई HBO2 को आपको तोड़ना भी है, ब्रेक भी करना है, डिसोसिएट भी करना है, इसको अनस्टेबल भी करना है। अगर ये नहीं टूटा, सोच लो अगर जो एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में आया और वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आया, HBO2 बना, ये HBO2 क्या हो रहा है, ये डिलीवर हो रहा है टिश्यूज़ के ऊपर, टिश्यूज़ के लेवल पे गया है।
है ना। हीमोग्लोबिन ने पिक किया ऑक्सीजन को और इसने कहाँ पे लेके गया, इसके टिश्यू तक ले गया, टिश्यू के लेवल पे गया। तो टिश्यू के लेवल पे कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो क्या करे, HbO2 को क्या कर दे, डिसोसिएट कर दे। मतलब ये रिएक्शन क्या हो सकता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हुआ तो पता चला HbO2 तो बन गया है और लेकिन ये वापस से क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन जो वो फ्री फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको टूटना भी तो जरूरी है। अगर ये डिसोसिएट नहीं करेगा, अनस्टेबल नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन तो रिलीज ही नहीं होगा। हर बात में जब ये ऑक्सीजन रिलीज होगा तब जाकर के वो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक डिलीवर हो पाएगा, टिश्यू तक पहुंच पाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन जो बाउंड है हीमोग्लोबिन के साथ, याद रखना उसको डिसोसिएट भी करना पड़ेगा तभी जाकर के क्या मिलेगा, वो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक पहुंच पाएगा, टिश्यू को मिल पाएगा। ठीक है ना। तो याद रखना, तो टिश्यू लेवल पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हम आगे बात करेंगे। ठीक है, डिसोसिएशन कर्व का जब बात करेंगे वहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो टिश्यू लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, जो लगातार क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको क्या करता है, अनस्टेबल करता है टिश्यू लेवल पे, ताकि वो टूट करके ऑक्सीजन फ्री हो जाए और वो ऑक्सीजन टिश्यू तक डिलीवर हो जाए। ठीक है, इसका आगे हम डिटेल में बात करें तो वहाँ बात करेंगे। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स है, अब वो क्या क्या फैक्टर्स है जो हीमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या करता है, उसको फेवर करता है, उसको डिटरमाइन करता है। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो पहला फैक्टर है वो याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया सर, हमको पता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, यानी जो परसेंट सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो उतना क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझ में आ रहा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ेगा मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा, देखो लिखा हुआ है उतना ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन जो है याद रखना वो कंबाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेट होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेट होने का मतलब क्या होता है उसका हम आगे बात करेंगे। परसेंट सैचुरेशन का मतलब होता है ये जो हीमोग्लोबिन है वो कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, वो बताता है उसका परसेंट सैचुरेशन। और ये चीज़ सैचुरेशन जो बढ़ रहा है याद रखना वो इस बात पे निर्भर करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन बिकम्स मोर एंड मोर सैचुरेटेड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बढ़ने से याद रखना जो हीमोग्लोबिन है कहीं ना कहीं वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सैचुरेट होगा। समझ में आ रहा है। और जितने सारे जो रिड्यूस हीमोग्लोबिन है, जितने सारे जो रिड्यूस हीमोग्लोबिन है याद रखना वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। यहाँ पे दिखाया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस तरफ है और इस तरफ क्या है हम लोग का परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या था 10 mm ऑफ मर्क्यूरी था, 10 मिलीमीटर ऑफ Hg और मर्क्यूरी था, तो उस वक्त हीमोग्लोबिन का जो परसेंट सैचुरेशन था वो कितना था, 15% था, 15% था। ठीक है, फिर से हम बढ़ाए 10, मतलब क्या कर दिए, मतलब 20 mm ऑफ मर्क्यूरी कर दिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है परसेंट सैचुरेशन वैसे वैसे इंक्रीज करता जा रहा है, यानी परसेंट सैचुरेशन कितना हो गया, 40% हो गया। और बढ़ा दिए 30 कर दिए और बढ़ गया 50% हो गया। 40 mm ऑफ मर्क्यूरी कर दिए तो कितना हो गया, 75 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब याद रखना कि जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेट होता जाता है। कि जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है इन 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है वो कैन नॉट बी 100% सैचुरेशन। 100 ml ऑफ ब्लड में जितना भी हीमोग्लोबिन है वो कभी भी 100% सैचुरेशन कभी नहीं हो सकता है। हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, और पार्शियल प्रेशर बढ़ा देंगे तो 100% कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ रुक जाएगा। यहाँ तक तो ठीक बढ़ रहा है, लेकिन हम इसका ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर करेंगे इस चीज़ को कि 15%, 40%, 50%, 75%। अब हम चाहेंगे क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कितना कर दे, यानी यहाँ पे उस वैल्यू को ले ले जिसके कारण जो परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का वो कितना हो जाए, 100% हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 100% सैचुरेशन करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो चाहिए वो कितना चाहिए, 140 mm ऑफ मर्क्यूरी चाहिए, जो बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो लिखा हुआ है कि 100 ml ऑफ ब्लड में जितना भी हीमोग्लोबिन रहेगा वो कभी भी 100% सैचुरेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है।
एक एवरेज का बात कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज देखो लिखा हुआ है 100% सैचुरेशन चाहिए, अगर चाहिए 100% सैचुरेशन तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 140 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इतना होना चाहिए, जो कि देखो लिखा हुआ नॉट पॉसिबल, जो कि बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे इतना पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का वो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पता है क्या, जो एयर एटमॉस्फेयर से क्या करता है, लंग्स के एल्विलाई में डिफ्यूज करता है, तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, कम होने का कारण क्या है, तुम सोचो कि हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, मान लो अगर इस तरह से ये एल्विलाई है, ये एल्विलाई है, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से मान लो ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरीज है, तो होता क्या है कि जब ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का, इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स आया हुआ क्वेश्चन है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है जब वो डिफ्यूज कर रहा है लंग्स में, तो लंग्स के एल्विलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है डिफ्यूज करने के बाद। क्यों, वो इसलिए क्योंकि याद रखना है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, निकल करके क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्रॉस करता हुआ क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यानी जो एल्विलाई के अंदर में ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, और यहाँ पे कैसा होगा, ब्लड ऑक्सीजन होने के बाद यहाँ आगे जाएगा, समझ में आ रहा है, तो डीऑक्सीजन ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो यहाँ पे कितना होता है, 40 mm होता है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है, डीऑक्सीजन ब्लड में कितना होता है, 40 mm मर्क्यूरी होता है, और यहाँ पे लंग्स में क्या है हम लोग का, 105 mm Hg है, 105 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ पे कम है। अब देखो एटमॉस्फेरिक एयर जब लंग्स में आया तो हम तो बोल दे सर लंग्स का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, तो लंग्स का पार्शियल प्रेशर इतना कम नहीं हुआ कि वो लंग्स के एल्विलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड में नहीं आ पाएगा, तो फिर कभी ब्लड ऑक्सीडेटेड नहीं हो पाएगा। और बस में इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं जितना भी कम होगा वो कहीं ना कहीं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर में, उससे क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, तभी वो क्या कर पाएगा, तभी वो लंग्स के एल्विलाई से डिफ्यूज करता है वो इसमें आएगा। अब जैसे वो इसमें आता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल कहाँ चला जाएगा, लंग्स के एल्विलाई में, तो CO2 देखो इसमें ऐड हो रहा है, CO2 ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, लंग्स का डिक्रीज हो गया। इसी कारण से क्या हो जाता है, इसी कारण से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर जब वो डिफ्यूज करता है लंग्स के एल्विलाई में, तो पार्शियल प्रेशर जो है वो याद रखना वो घट जाता है, पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। रीजन क्या है, यहाँ पे CO2 वगैरह अंदर गया एल्विलाई में और O2 बाहर आ जाता है, तो क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है, इतना टाइम थोड़ी लेता है, क्योंकि अगर यहाँ पे फिर से कम नहीं हुआ ना, ये कम नहीं हुआ तो फिर से एटमॉस्फेरिक एयर से क्या होगा, एयर जो है वो डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। इसका और एक रीजन है वाटर वेपर, वो भी कारण है, ठीक है, जो कि एयरवेज के कारण ऐसा होता है, वो भी थोड़ा सा क्या करता है, यहाँ पे लंग्स के एल्विलाई को पार्शियल प्रेशर को कम कर देता है। और फाइनली क्या हो जाता है, वो चीज लिखा हुआ है, विच इज देखो लिखा विच इज नॉट पॉसिबल्स इन द बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बिकॉज हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक एयर जो पहुंचता है एल्विलाई में, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है याद रखना वो डिक्रीज कर जाता है, एंड पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन वो डिक्रीज कर रहा है एल्विलाई में, और डिक्रीज होने के बाद उसका रहता कितना है, 105 mm ऑफ मर्क्यूरी रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, पूछता है एल्विलाई के अंदर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ दिखा है PO2 जो है ऑक्सीजन का वो कितना है, 105 mm ऑफ मर्क्यूरी है, और यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर से दिखाया है, यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन होकर वापस जा रहा है लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 40 mm ऑफ मर्क्यूरी है, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ब्लड कैसा हो गया, प्यूरिफाई हो गया। तो जब ऑक्सीजन जब क्या होगा, ऑक्सीजन जब ब्लड में ऐड होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्राइटली रेड कलर का हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी तो बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यहाँ पे कितना था 40 mm ऑफ मर्क्यूरी, लेकिन ऑक्सीजन के ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया 95 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यही चीज़ तुम लोग पढ़े थे कि जब हार्ट से ब्लड को भेजते हैं लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, तो यही प्रोसेस होता है वहाँ पे, यही प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन को ऐड करके ब्लड को क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजनेट कर दिया जाता है। अब देखो ये वापस कहाँ जा रहा है, देखो लिखा हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस रिटर्न जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है सर, हार्ट में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, लंग्स से जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, विथ हाई लेवल ऑक्सीजन एंड लो लेवल ऑफ CO2, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है एंड CO2 कम है, जो लंग्स की तरफ जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में, कौन लेकर के जा रहा है, पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन है, 4 पल्मोनरी वेन बताया था इसका, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है हम लोग को कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इन द एल्विलाई में ऑफ लंग्स में कितना है, 105 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। चलो यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे पता चल गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डीऑक्सीजन ब्लड में 40 mm है, ये भी पता चल गया। तो बस जो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वो अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर यानी जहाँ पे कम है वहाँ तक वो डिफ्यूज कर रहा है।
बस ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये याद रखना। और देखो लिखा हुआ है नाउ ब्लड जब क्या होगा, ब्लड में जब ऑक्सीजन ऐड हो तो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड का कितना है 95 mm ऑफ मर्क्यूरी है, ऑक्सीजन ब्लड का।